वंदे मातरम। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। इसे हम अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्या भी बोल सकते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था चाहे किसी भी तरह की हो, कुछ न कुछ समस्याएं उन्हें फेस करनी होती हैं। अर्थव्यवस्था चाहे कोई भी हो, उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हम आधारभूत या केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। ये समस्याएं आवश्यकताओं की अनंतता, साधनों की सीमितता और उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न होती हैं। तो अर्थव्यवस्था चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, ये कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे जो हर तरह की अर्थव्यवस्थाओं को फेस करनी ही होती हैं, यानी कि इनका सामना करना ही होता है। तो वे कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण समस्या जो आती है वो समस्या है उत्पादन क्या और कितना करना है। ये सबसे पहली समस्या है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने आती है कि उत्पादन करे क्या। फिर इसी के साथ उसे ये भी तय करना होता है कि कितना उत्पादन किया जाए। तो उत्पादन क्या करना है, तो इस प्रश्न का जवाब अर्थव्यवस्थाओं को कहाँ से प्राप्त होता है? बाजार से प्राप्त होता है। बाजार जिस वस्तु या सेवा की मांग करता है, उत्पादन भी उसी का किया जाएगा। तो सिंपल सा एक अर्थशास्त्र की थ्योरी है कि मांग जिस वस्तु की जाएगी, हमें उत्पादन उसी वस्तु का करना है, क्योंकि बिना मांग के यदि आपने उत्पादन किया तो निश्चित रूप से उसका नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पे आने वाला है। तो सामान्यतः बाजार से हमें पता चलता है कि किस वस्तु की मांग है। तो जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता के द्वारा की जा रही है, सामान्यतः उसी वस्तु का उत्पादन किसी भी अर्थव्यवस्था या कहीं की उत्पादनकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। यदि मांग नहीं है, यानी कि मांग का अभाव है, और उसके बावजूद यानी हम किसी वस्तु का उत्पादन कर दिया, तो वो उत्पादन क्या होगा? बेकार पड़ा रहेगा, और उसमें पूंजी भी क्या होगी? फंस जाएगी। यानी कि मांग नहीं थी और हमने उत्पादन कर दिया बिना मांग के, तो क्या वो वस्तु बाजार में बिक पाएगी? किसी भी हालत में नहीं बिक पाएगी। तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु को बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो उस वस्तु की कीमतें कम करो। कीमतें कम करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा? नुकसान होगा। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, या मान लीजिए कीमतें कम करने के बावजूद भी वस्तु ना बिके, क्योंकि लोगों को उसमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति नजर ही नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु को निर्माण करते समय जो हमने पूंजी लगाई है, वो पूंजी क्या होगी? ब्लॉक हो जाएगी, फंस जाएगी। तो इस प्रकार से कोई भी अर्थव्यवस्था इस समस्या को सबसे पहले निपटाती है कि उत्पादन करना क्या है, और ये उत्तर उसको कहाँ से मिलता है? बाजार से मिलता है। इस प्रकार से उत्पादन उसी वस्तु का या सेवा का किया जाता है जिसकी बाजार में मांग होती है। इसके साथ साथ ही किसी भी अर्थव्यवस्था को जो तय करना होता है वह यह है कि उत्पादन कितना करना है। तो उत्पादन कितना किया जाए, इसका आंसर भी कहीं ना कहीं बाजार से ही प्राप्त होता है। इस प्रश्न का जवाब भी मांग पक्ष पे ही निर्भर करता है कि जितनी किसी वस्तु की मांग होगी, हमें उत्पादन क्या करना है? उतना ही करना है। यदि हम ऐसा नहीं करें कि मांग जितनी है उतना उत्पादन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? तो ऐसी स्थिति में मांग व पूर्ति में क्या होगा? असंतुलन पैदा हो जाएगा, और ये असंतुलन जो है वो किसी भी स्थिति में उचित नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए किसी वस्तु की मांग जो है उसकी तुलना में हमने उत्पादन ज़्यादा कर दिया, तो उत्पादन ज़्यादा करने का मतलब हो गया एक तरह से आपने पूर्ति ज़्यादा कर दी। तो ऐसी स्थिति में जब पूर्ति अधिक हो जाती है बाजार में, तो कीमतों पे क्या होता है? इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कीमतें यदि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं तो लाभ भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, तो इससे उत्पादनकर्ता हतोत्साहित होता है। इसके विपरीत यदि मांग जो है उसकी तुलना में उत्पादन कम हुआ है, इसी स्थिति में क्या हुआ? मांग बाजार में ज़्यादा है, और मांग यदि बाजार में ज़्यादा है उसके अनुसार आपने यदि उत्पादन नहीं किया या पूर्ति नहीं की, तो क्या होगा? तो ये होगा कि बाजार में कीमतें बढ़ जाएगी, और कीमतें बढ़ने का नुकसान किसको होगा? उपभोक्ता को उठाना पड़ेगा, यानी कि उनका उपभोग का स्तर क्या होगा? नीचे गिरेगा, कम हो जाएगा। तो दोनों ही स्थितियाँ अर्थव्यवस्था के लिए क्या होती हैं? घातक होती है, यानी कि उचित नहीं होती। इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये तय करना कि उत्पादन क्या किया जाए और
कितना किया जाए। तो ये सबसे पहली समस्या आती है किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने। अब हम चलते हैं दूसरी जो समस्या किसी भी अर्थव्यवस्था को फेस करनी होती है, तो वह समस्या हमारे सामने आती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। तो सामान्यतः उत्पादन कैसे किया जाए, इसका संबंध हम किससे लेते हैं? तकनीक से लेते हैं। तो उत्पादन हेतु हमारे पास दो तरह की तकनीक होती हैं, एक होती है श्रम सघन, एक होती है पूंजी सघन। तो श्रम सघन तकनीक श्रम शक्ति पर आधारित है, अर्थात अधिक से अधिक श्रम को उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो श्रम सघन तकनीक कौन सी होती है दोस्तों? जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं, श्रमिकों को प्रयुक्त किया जाता है और उत्पादन कार्य को संभव बनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं श्रम सघन तकनीक। पूंजी सघन तकनीक का तात्पर्य क्या होता है? जहां मशीनी शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा कब किया जाता है? तो इस तकनीक का प्रयोग कम समय में अधिक उत्पादन हेतु किया जाता है। तो देखा जाए तो दोनों ही टेक्निक जो हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, यानी कि श्रम सघन तकनीक है ये भी हमारे लिए ज़रूरी होती है, तो पूंजी सघन तकनीक भी ज़रूरी हो जाती है। मान लीजिए हम अर्थव्यवस्था में किसी एक ही टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि हम केवल श्रम सघन साधनों का ही इस्तेमाल करें, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? हम श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे पाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यदि आपने श्रमिकों को ज़्यादा रोजगार दे दिया तो इस तरह के काम करके आपने रोजगार तो बढ़ा दिया, रोजगार बढ़ेगा तो आय भी बढ़ेगी। तो ये तो आपने कर दिया कि आपने जो साधन थे उनकी आय बढ़ा दी, यानी कि श्रमिकों की आय बढ़ गई। तो श्रमिकों की आय बढ़ी, इसका मतलब क्या होगा? अब लोग बढ़ी हुई आय के कारण पहले से ज़्यादा मांग करेंगे। यदि वो पहले से ज़्यादा मांग करते हैं, उस मांग की पूर्ति यदि हमने वक्त रहते हुए नहीं की तो क्या होगा? तो होगा ये कि कीमतें बढ़ जाएगी, और यदि कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसका नकारात्मक इफेक्ट भी आते हैं। इसी प्रकार यदि हम पूंजी सघन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? श्रम साधन बेकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन तो हम ज़्यादा कर लेंगे पूंजी सघन तकनीक का इस्तेमाल करके, लेकिन उस उत्पादन को खपाएंगे कहाँ पे? क्योंकि मांग करने वाले तो कौन होते हैं? साधन ही होते हैं। तो उत्पादन तो आपने ज़्यादा कर लिया, लेकिन श्रमिक जो एक उपभोक्ता भी होता है, उसके पास यदि इनकम ही नहीं है, यानी कि रोजगार ही नहीं है उसके पास, तो वो मांग कहाँ से करेगा? तो पूंजी सघन तकनीक का ही केवल इस्तेमाल कर लें वो भी गलत होगा। तो इसलिए अर्थव्यवस्था को ये तय करना होता है कि श्रम सघन तकनीक और पूंजी सघन तकनीक को किस अनुपात में काम में लिया जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है अर्थव्यवस्था के सामने, जिसका जवाब उसे बहुत ही सोच समझ के निकालना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक जो है वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। तो इस तरह से दूसरी समस्या थी हमारे पास, उत्पादन कैसे किया जाए। अब हम बढ़ते हैं तीसरी समस्या की। तो हमारे सामने जो तीसरा पॉइंट आता है, तीसरी मुख्य समस्या आती है, वो आती है उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। तो उत्पादन का वितरण, तो यहाँ उत्पादन का मतलब आपको वस्तुओं और सेवाओं से नहीं लेना है। उत्पादन का मतलब यहाँ किससे लेना आप लोगों को? कि अर्थव्यवस्था ने जो उत्पादन किया है उस उत्पादन से वो जो कुछ भी अर्जित करेगा उसको किस तरह से वितरित किया जाए। तो उत्पादन के प्रमुख साधन भूमि, पूंजी, श्रम और साहस के मध्य उत्पादन यानी कि आगम का वितरण किस किस रूप में हो रहा है? लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, मजदूरी या बोल सकते हैं वेतन, क्योंकि यदि संगठन के रूप में है तो वेतन भी आ जाता है, एवं लाभ के रूप में। कैसे किया जाए? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या अर्थव्यवस्थाओं के सामने आती है कि वह इन साधनों में किस तरह से उनके प्रतिफल का वितरण करें, और वो वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि उनमें किसी भी तरह की द्वेष की भावना उत्पन्न न हो, किसी तरह के विरोध की भावना उत्पन्न न हो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था को हम ये चाहें कि वो मजबूत हो जाए या विकास के पथ पे तीव्रता से आगे बढ़ जाए, वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए अर्थव्यवस्था के सामने ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या बन के आती है कि जो भी हमने उत्पादन किया है, आय अर्जित की है, उसको किस तरह से समाज के जो अन्य घटक के उत्पत्ति के उनमें वितरित किया जाए, ताकि इसका जो फायदा है वो कहीं न कहीं देश के विकास में प्राप्त होता रहे। फिर चौथी समस्या हमारे सामने आती है रोजगार की समस्या। तो देखिए, रोजगार जो होता है
वो एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, महत्वपूर्ण बिंदु होता है। उसका सीधा संबंध होता है उपभोग से और उत्पादन से। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था यह चाहती है कि उपलब्ध साधन बेकार ना रहें, उनका कुशलतापूर्वक उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग संभव हो सके, ताकि अधिकतम उत्पादन व सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो सके। तो रोजगार जो होता है वो जितना अधिक होगा या संतुलित होगा, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो उपभोग पर भी आएगा और साथ ही साथ उत्पादन पर भी होगा। तो उपभोग यदि बढ़ता है तो नेचुरल सी बात है, मांग बढ़ी है, मांग बढ़ी है तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं भी होती हैं, तो उत्पादन भी बढ़ेगा। तो रोजगार जितना संतुलित अवस्था में होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही उपभोग और उत्पादन के लिए अर्थव्यवस्था में मांग भी बढ़ेगी और इसका सीधा इफेक्ट अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव आएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये तय करना होता है कि साधनों को किस तरह से रोजगार प्रदान किया जाए, ताकि जो आय का असंतुलन है उसे दूर करते हुए अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सके। पांचवी समस्या हमारे पास अर्थव्यवस्था के लिए जो आती है वो है संरक्षण एवं विकास की समस्या। यहाँ संरक्षण जो है वो हमें करना है संसाधनों का, यानी कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था जो है वो संसाधनों को लेकर इस समस्या का भी सामना करती है कि मौजूद संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग करते हुए वर्तमान एवं भविष्य में उनके संरक्षण एवं विकास को जारी रखें, ताकि अर्थव्यवस्था का विकास कार्य बाधित न हो। तो समस्या क्या है कि जो हमारे पास संसाधन मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो, तो उन संसाधनों का वर्तमान में भी हमें बेहतर प्रयोग करना है और साथ ही साथ भविष्य जो है उसके संबंध में भी उन्हें सुरक्षित रखना है। ऐसा क्यों करना होता है? तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे देश में कोयले की खान है। कोयला ऊर्जा के एक साधन है। यदि हम तीव्र गति से विकास करना चाहें तो हमें कोयले का अधिक से अधिक ऊर्जा के साधन के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। तो वर्तमान में तो बेशक हम अपने विकास की दर को तेज कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारे पास वो जो कोयला है उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, और जो हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से हमने बढ़ा ली थी अधिक प्रयोग करके, उसी अर्थव्यवस्था में अब क्या होगी, गिरावट होगी। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वर्तमान में आपके पास जो संसाधन मौजूद हैं उनका वर्तमान में भी अच्छे से इस्तेमाल हो, तो साथ ही साथ भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उनको सुरक्षित रखना होगा, उनका संरक्षण करना होगा, साथ ही साथ उनका विकास भी किया जाए, ताकि आने वाले समय में कम संसाधन की मात्रा प्रयोग करके भी अधिक उत्पादन किया जा सके। तो ये अर्थव्यवस्था के सामने एक समस्या के रूप में होता है कि किस तरह से संसाधनों का संरक्षण हो और उनका विकास हो। फिर हम आते हैं अगली समस्या की तरफ। वह है हमारे पास अल्पकाल में मांग व पूर्ति में सामंजस्य। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है अल्पकाल का। तो अल्पकाल जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण समय अवधि होती है। मांग के अनुरूप उत्पादन यानी कि पूर्ति को समायोजित करना एक कठिन कार्य होता है। मांग की अधिकता कीमत स्तर में वृद्धि कर देती है, जिससे उपभोग स्तर गिर जाता है। थोड़ा सा ध्यान देते हुए इस पॉइंट को समझेंगे। अल्पकाल एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। सामान्यतः दो तरह की अवधि हमारे पास होती है, एक होती है अल्पकाल, एक होती है दीर्घकाल। दीर्घकाल को सामान्यतः एक लंबी अवधि के रूप में लिया जा सकता है, जहां उत्पादक फर्में जो हैं वे अपने उत्पादन के जो एक मूलभूत ढांचा जो होता है उसमें पूरी तरह से परिवर्तन करने की स्थिति में होती है। वो सामान्यतः दीर्घकाल की अवधि होती है। तो दीर्घकाल में कोई भी फर्म सामान्य लाभ की स्थिति में हो सकती है या लाभ प्राप्त करते हुए हो सकती है, लेकिन अल्पकाल में उसके लिए ऐसा कर पाना हमेशा संभव नहीं होता। कई बार फर्में हानि को वहन करते हुए भी उत्पादन करना पड़ता है। कारण क्या होता है, क्योंकि अल्पकाल एक छोटी अवधि होती है जिसमें उत्पादन को मांग के अनुसार समायोजित करना मुश्किल हो जाता है। तो मान लीजिए अल्पकालीन अवधि में यदि वस्तुओं की अचानक मांग बढ़ गई किसी भी कारण से, तो अचानक मांग बढ़ने से होगा क्या, हम उत्पादन या पूर्ति उतनी नहीं कर पाएंगे जितनी की मांग बढ़ गई। तो जब मांग के अनुरूप हम उत्पादन या पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ेगा, वस्तुओं की
जो कीमतें हैं या अर्थव्यवस्था है या उपभोग का स्तर जो है उस पर एक नकारात्मक प्रभाव आ जाता है। कीमतें तो बेशक बढ़ जाएगी, लेकिन अर्थव्यवस्था में उपभोग का स्तर गिरेगा, जिसकी वजह से नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। तो अल्पकाल में मांग और पूर्ति जो है, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी होता है, और ऐसा करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कोई आसान काम नहीं होता। तो इसलिए अर्थव्यवस्थाओं को इन समस्याओं के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था इन्हें समायोजित करती हैं, किस तरह से अर्थव्यवस्थाएं इन समस्याओं का समाधान करती हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जो प्रत्येक तरह की अर्थव्यवस्थाओं को फेस करनी ही होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं जो अर्थव्यवस्था के सामने आती हैं, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण या बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करती। तो ये कुछ पॉइंट थे जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को एक समस्या के रूप में सामना करना होता है। थैंक यू दोस्तों। क्लास का टॉपिक जो भी था वो आपके समझ में आया, कितना क्या कुछ प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अगले वीडियो क्लास के बने तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। हाँ, कोई भी समस्या रही हो क्लास से रिलेटेड तो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखें। थैंक यू।